हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो ऑस्मोसिस परासरण। किसी विलायक का अपने अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाला गमन परासरण कहलाता है। अथवा विलायक के अणुओं का विलयन की कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाला गमन परासरण कहलाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जल के अणुओं का, ठीक है। तो जल के अणु जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से कहाँ जा रहे हैं, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। समस्त जैविक तंत्रों में विलायक का कार्य जल करता है, तो याद रखेंगे जल एक अच्छा विलायक है। अतः जल का अर्धपारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण परासरण कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। एक थीसल की फनल यानी एक फनल है, उसको उल्टा रखकर इस प्रैक्टिकल को करेंगे, तो जिसका नाम है थीसल फनल के मुंह पर चरम पत्र या फिर अपन ये कह सकते हैं एग शेल जो होता है वो भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, को चित्रानुसार बांध देते हैं। तो डायग्राम में देख सकते हो लिखा हुआ ना परचमेंट पत्र, या फिर यहाँ पर एग शेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको धागे से अच्छे से बांध दिए। चरम पत्र एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। थीसल नली में सांद्र शर्करा का घोल भरकर इसे चौड़े झिल्ली लगा भाग को जल से भरे बीकर के अंदर चित्र अनुसार लगा देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थीसल फनल को एक बीकर के अंदर पानी के अंदर रख दिया है, ठीक है। मतलब स्टैंड से इस तरीके से इसको सेट कर दिया है। अब चरम पत्र जो होगा उसके अंदर से जो पानी है वो थीसल नली के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि थीसल नली में तो क्या है, शर्करा का घोल, सांद्र शर्करा का घोल, और बीकर में क्या है, पानी। तो पानी अपनी उच्च सांद्रता से कहाँ जाएगा, कम सांद्रता की तरफ। तो थीसल कीप की संकरी नली में ऊपर चढ़ जाता है। जल का यह बहाव अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है। जैसे जैसे तीसरी नली में जल की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा के घोल की सांद्रता कम होने लगती है, और सांद्रता कम होने के साथ साथ जल का बहाव भी कम होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी वैसे वैसे वहाँ पर पानी भी जाना बंद कर देगा। परासरण के प्रकार देखो, एंडोस्मोसिस यानी अंतःपरासरण और बहिपरासरण यानी एक्जोस्मोसिस। जब किसी सामान्य पादप कोशिका, इसको अपन किशमिश का एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं, को अल्पराशरी हाइपोटोनिक विलयन या जल में रखते हैं तो विलायक के अणु पादप कोशिका में प्रवेश करने लगते हैं। इसे अंतःपरासरण कहते हैं। किशमिश को जल में डालने पर किशमिश का फूल जाना, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण करना, ये सब क्या है, अंतःपरासरण। बहिःपरासरण, जिसके अंदर से जो जल है वो बाहर आ जाए। तो किसी पादप कोशिका को अति पराशरी यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे अपन कह सकते हैं शुगर सॉल्यूशन में अंगूर को रख देना, तो विलायक यानी जल के अणु उस कोशिका से बाहर आने लगते हैं, इसे बहिःपरासरण कहते हैं। अंगूर को चीनी के घोल में रखने पर अंगूर सिकुड़ जाता है। आवश्यकता से अधिक रासायनिक खाद को खेत में डालने पर फसल सूख जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहिःपरासरण। नेक्स्ट, परासरण का महत्व। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करना, इसके द्वारा गुलित खनिज लवणों का आंशिक अवशोषण, यानी कि जड़ों से अंदर की तरफ, मतलब जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पानी की हेल्प से तो होता है। कोशिकाओं के मध्य जल का संवहन, रंध्रों का खुलना व बंद होना, बीजाणुधानियों का संफुटन, यानी कि जो पोलन्स होते हैं, एंथर है उसके अंदर जो संफुटन है वो पानी की वजह से ही तो होता है। पहले पानी की नमी है, उसके बाद जैसे उसके अंदर सूखापन आता है, तो ये सब बीजाणुधानियों का संफुटन भी किससे होगा, परासरण से। पौधों में स्फीति गतिविधियाँ, पत्ती, जल, फल आदि को निश्चित आकृति प्रदान करना, जिसके कारण टर्गर प्रेशर बना रहता है, स्फीति दाब। पादपों में हिमीकरण यानी फ्रीजिंग एवं शुष्कन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में भी कौन हेल्प करता है, परासरण। फलों के बीजों के सफूटन प्रकीर्णन में भी परासरण सहायक होता है। तो इस तरीके से ये है परासरण का महत्व। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के विलयन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ये पानी की कंसंट्रेशन के हिसाब से ही रखे गए हैं। बाहरी विलयन की सांद्रता के अनुसार एक कोशिका बाह्य परासरण अंत परासरण प्रदर्शित करती है, ये अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। जैसे यहाँ दे रखा है विलयन का एक प्रकार समपराशरी यानी आइसोटोनिक। जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर हो तो उसे समपराशरी विलयन कहते हैं। जैसे नमक का 0.9% घोल आरबीसी का समपराशरी विलयन होता है, क्योंकि इसके अंदर से कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं होती है। याद रखेंगे, नमक का 0.9% घोल
इसका दूसरा एग्जाम्पल अपन अंगूर और पानी को भी मान सकते हैं, यानी पानी में जब अंगूर को रख देते हैं तो वहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है यहाँ अल्प परासरी, यानी अपन कह सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका में कोशिका द्रव्य से कम हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अल्प परासरी। जैसे अपन ये कहें कि किशमिश जो है उसको अगर पानी में रखते हैं तो वो अल्प परासरी विलयन होता है। अति परासरी विलयन, जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक हो, जैसे शुगर का घोल, और वहाँ अगर अंगूर को रखें तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, लाइसिस का मतलब उसके अंदर से चीज़ों का बाहर आ जाना। जब किसी पादप कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तब कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित जल बहिर्परासरण यानी एक्जो ऑस्मोसिस से बाहर आ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका का साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति को छोड़कर संकुचित हो जाता है। जैसा डायग्राम में आप देख रहे हो, वो अपनी कोशिका भित्ति जो है वहाँ से अलग होकर बिल्कुल मिडल में आना शुरू हो जाता है। अंत में कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर कोशिका के मध्य में आकर सिकुड़कर गोलाकार हो जाता है। इसे हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। सामान्यतः जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में कोशिका भित्ति तथा संकुचित जीव द्रव्य के मध्य रिक्त स्थान में बाहर का अति परासरी विलयन भरा रहता है। जब किसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को पानी में यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तब इसमें एंडोऑस्मोसिस यानी अंतःपरासरण हो जाता है, यानी पानी वापस इसके अंदर चला जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप कोशिका स्फीत हो जाती है यानी टर्जिड हो जाती है तथा कोशिका द्रव्य अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। जैसी वो पहले थी टाइट कंडीशन के अंदर वैसी सेम टू सेम हो जाती है। इसे हम डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जब कोशिका को समपरासरी घोल में रखा जाता है तो जल का कुल प्रभाव अंदर या बाहर नहीं होता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि ना तो कुछ अंदर जा रहा है ना कुछ बाहर जा रहा है, ये कुछ है जल का कुछ, यानी कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। जैसे अंगूर और पानी, इनके अंदर समपरासरी कंडीशन देखने को मिलती है। जीव द्रव्य कुंचन क्रिया का महत्व, इसमें प्लाज्मा कला के अर्ध पारगम्य स्वभाव का ज्ञान होता है। मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो है वो अर्ध पारगम्य सेमी परमिएबल है या नहीं है। इस विधि का उपयोग अचार मुरब्बे के परीक्षण में किया जाता है। अचार में नमक की अधिक मात्रा मिलाने, मुरब्बे एवं जल में अधिक मात्रा में शक्कर मिलाने से सूक्ष्म जीव जो है वो यहाँ पे नहीं पनपते हैं क्योंकि उनका जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है। नेक्स्ट, इस क्रिया के द्वारा कोशिका रस का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। इस क्रिया के द्वारा इस बात का ज्ञान होता है कि किसी फसल में कितनी मात्रा में उर्वरक का उपयोग किया जाए, यानी खेतों में कितना मैन्योर डालना है। अधिक मात्रा में मैन्योर का उपयोग करने पर कोशिकाओं के जीव द्रव्य कुंचन के कारण पौधे की मृत्यु हो सकती है क्योंकि उसका सारा साइटोप्लाज्म बाहर आ जाता है। इस क्रिया का प्रयोग विभिन्न प्रकार के खरपतवार को नाश करने में भी किया जाता है। अंतिम टॉपिक है इसमें अम्बिबिशन या अंतःशोषण। अंतःशोषण को सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। रात को घर में अपन चने भिगो कर रखते हैं पानी में, तो पानी का अंतःशोषण होना। अंतःशोषण एक भौतिक प्रक्रिया है। यह एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसमें ठोस या अर्ध ठोस कार्बनिक पदार्थ जल या नमी का अवशोषण करके फूल जाता है। इसे हम अंतःशोषण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें यह क्रिया होती है अंतःचूषक या इम्बिबिएंट कहलाते हैं, जैसे चना। और ये पदार्थ प्राय जल स्नेही यानी हाइड्रोफिलिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर पानी फटाफट से अंदर की तरफ शोषित हो जाता है, जैसे लकड़ी के गेट फूल जाते हैं। जल स्नेही पदार्थ के अणुओं तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रकार का आकर्षण होता है जिसके कारण जल अंतःचूषण क्रिया द्वारा पादप कोशिका भित्ति, बीज, कास्ट आदि में प्रवेश कर जाता है। अंतःशोषण क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दाब को इम्बिबिएंट प्रेशर या आईपी कहते हैं। तो याद रखेंगे, लकड़ी के गेट फूल जाना और चने के बीजों में पानी चले जाना, ये इम्बिबिशन प्रेशर होता है। अतः शोषण दाब प्रासरण दाब ऑस्मोटिक के रूप में होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के रूप में। अंतःशोषण की क्रिया को हम ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कह सकते हैं। अंतःशोषण का महत्व, बरसात में लकड़ी के दरवाजे, लकड़ियों, खिड़कियों का फूल जाना, यानी इनके अंदर पानी चला जाता है तो ये फूल जाती है। अंतःशोषण के कारण बीज जल को सोखकर फूल जाते हैं। एपीफाइट्स की आर्द्रता ग्राही जड़ों में जल का प्रवेश कर अंतःशोषण होता है। शुष्क फलों में बीजाणुधानियों का स्फुटन, और यह क्रिया पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ने में भी सहायक होती है। तो ये था इम्बिबिशन।